हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अपना फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो कल हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा। ह्यूमन आई के कैसे कैसे पार्ट हैं कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ से लाइट एंटर करती है और कहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है और किस तरीके से ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक पहुँचती है। फिर ब्रेन उस सेंसिटिव जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं उनको मीनिंग देने का काम करता है। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं हमारे आई में, आई विज़न किस तरीके से डिफेक्ट होता है, उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और लास्ट में हम लोगों ने देखा था प्रेस बायोपिया। ये 3 प्रकार की हम लोगों ने बीमारी देखी थी, आँख की बीमारी जो है उसको कैसे सही करते हैं, कल ये सब हम लोगों ने सीखा था। आई होप सब कुछ याद होगा, सब कुछ माइंड में बना होगा। आज वापस से हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखेंगे। तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक कवर करने रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से है अपनी पीपीटी, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हमको जो चैप्टर पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है वो सिर्फ 2 हैं। पहला रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म की मदद से किस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। इसके प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे कमिंग संडे को, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिज्म के बारे में समझेंगे कि प्रिज्म से कैसे वाइट लाइट डिस्पर्ज होती है, किस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं जल्दी से अपने NCERT पर। भाई साहब फुल कंसंट्रेशन के साथ आप रहिएगा यहाँ, जिससे सब कुछ चीज़ें क्लियर हो सकें, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी NCERT शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्वेश्चन कल ही करना था, लेकिन तुम कहे सर जी कल करेंगे, तो ठीक है आज कर लेना भाई, ऐसा नहीं कि कल कभी तुम्हारा आए ही ना, ठीक। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर थिंक इट ओवर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी गई है, ठीक है। हम तो सोच रहे थे इसको स्किप करें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको स्किप करना ठीक नहीं रहेगा। तुम पढ़ोगे नहीं जब तुमसे कहेंगे खुद से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि आखिर ये क्या लिखा है। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू से द सन शाइन्स ब्राइट, आई फील हिम वार्म, बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट। तो भाई साहब ये जो लिखा हुआ है ये एक ब्लाइंड पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ब्लाइंड पर्सन कैसे फील करता है। ये कह रहे हैं यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी, तुम जो चीज़ें देखते हो बहुत ही वंडरस हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें तुम देखते हो। यू से द सन शाइन्स ब्राइट, तुम कहते हो कि सन की जो लाइट है वो ब्राइट है, बट आई फील हिम वार्म, लेकिन हमें सन की जो लाइट, सन की साइंस है, सन की जो रेज है वो ब्राइट नहीं दिखती। हमको क्या महसूस होता है कि सन वार्म है, सन गर्म है। भाई जो ब्लाइंड होगा वो फील करेगा, ठीक है, वो देख तो सकता नहीं। बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट, लेकिन वो कैसे दिन और रात, सूर्य की वजह से दिन और रात किस तरीके से पॉसिबल है ये नहीं समझ पा रहा है ब्लाइंड पर्सन, ठीक है। डू यू नो दैट आवर आइज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ, हमारी डेथ के बाद भी हमारी आइज जो रहती हैं वो जिंदा रहती हैं। बाय डोनेटिंग आवर आइज आफ्टर वी डाई वी कैन गिफ्ट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। मान लेते हैं कि भाई साहब हमारी तो डेथ हो गई, हमारी अब डेथ हो गई तो हमारी आँख का अब हमें कोई काम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन आइज़ को डोनेट करके किसी की लाइफ में, किसी ब्लाइंड पर्सन की लाइफ में लाइट फील कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कुछ उसमें जाना नहीं है, दूसरे को मिलना ही है। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड। लगभग इस डेवलपिंग जो अपना वर्ल्ड है डेवलप कर रहा है, इसमें अभी भी 35 मिलियन पीपल हैं जिनके पास आइज़ नहीं है, जो ब्लाइंड हैं। About 4.5 million people with corneal blindness can be cured through corneal transplantation of donated eyes. लगभग 4.5 मिलियन ऐसे पीपल हैं जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, मतलब कॉर्निया की वजह से वो ब्लाइंड है। कॉर्निया
एक थिन ट्रांसपेरेंट सीट होती है ना, जो हमारे आइज़ के सबसे आगे पार्ट में लगी होती है, कल देखे थे। तो बहुत लोगों के पास कॉर्निया नहीं है, इस वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं। तो उनका अगर हम डोनेट करते हैं आइज़ को, तो उनके कॉर्निया जो है उसका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। आउट ऑफ दीज 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। इसमें से ज़्यादातर जो हैं वो क्या हैं, बच्चे हैं, अबाउट 60%। ठीक है, 60% जो हैं वो बच्चे हैं, अभी 12 साल के नीचे हैं। So if we have got the gift of vision, why not pass it on to somebody who does not have it? तो जो हमें ये दृष्टि का, विज़न का गिफ्ट मिला है ईश्वर की तरफ से, तो क्यों ना जब अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो ये हम दूसरे को गिफ्ट करके जाएं, जिससे उसकी भी लाइफ में लाइट हो सके, वो भी बहुत सारी जो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, जो हम चीज़ें देख पाते हैं, वो भी उस चीज़ को देख पाए। What do we have to keep in mind when eyes have to be donated? अब भाई साहब मन तो बन गया हो कि आइज़ हम डोनेट करेंगे, लेकिन आई डोनेट करने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में अपने रखना होगा। आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी ग्रुप और सेक्स, वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो मायने रखता है, लड़का ही लड़की है, बस आई होनी चाहिए। पीपल हु यूज एक्सपेक्टेकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेट द आइज। ऐसा नहीं कि चश्मा लगाते हो तो डोनेट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल डोनेट कर सकते हो। अगर किसी को कैटरैक्ट बीमारी है, कैटरैक्ट बीमारी कल हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे हमारी आइज़ में कुछ मिल्की कलर का दिखने लगता है, या फिर कुछ क्या कहते हैं, मिल्की प्लस क्लाउडी दिखता है, तो उसको बीमारी कैटरैक्ट कहते हैं। तो वो लोग भी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट, those without communicable diseases can also donate eyes। मतलब इस बीमारी का चांस है कि आप आई को डोनेट अच्छा काम कर सकते हैं। आइज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ। 4 से 6 घंटे के बीच में ही आपको आपकी आइज को रिमूव कराना पड़ेगा, उसके बाद आइज खराब होने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसका बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं 2 दिन बाद प्लान बनाए हो डोनेट करने का। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली, जैसे ही डेथ होती है वैसे ही नियरेस्ट आई बैंक जो है वहाँ पर इन्फॉर्म कर दो। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज एट द होम ऑफ द डिसीज्ड और एट अ हॉस्पिटल। आई बैंक टीम क्या होगी, या तो आपके घर चली आएगी, या तो फिर यदि डेथ होती है हॉस्पिटल में तो वहाँ पर पहुँच सकती है। आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 minutes। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट। आई रिमूवल जो प्रोसेस है 10 to 15 मिनट्स का है, और इस में जो प्रोसेस होता है ये डिसफिगरमेंट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपका ये फाड़ दिया जाएगा, ये फाड़ दिया जाएगा, पूरा का पूरा चेहरा खराब कर दिया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से वो लोग आइज़ को निकाल लेते हैं। पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विद और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकोमिया, टेटनस, कॉलरा, मेनिंगिटिस और इंसेफलाइटिस कैन नॉट डोनेट आइज। ध्यान रखना, ये बीमारियों की वजह से अगर किसी की डेथ हुई है तो वो डोनेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो डोनेट करेंगे तो उनकी आइज से बीमारियां दूसरे तक पहुंच जाएंगी। ये सब बीमारियां, इसके पहले जो ऊपर बीमारियां दिया था, डायबिटीज़ है, हाई बीपी, लो बीपी है, तो वो सब नॉर्मल बीमारी है, उससे दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एड्स है, हेपेटाइटिस है, ल्यूकोमिया है, टिटनेस है, तो भाई साहब नो, अ बिग नो। एंड आई बैंक कलेक्ट्स, इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द डोनेटेड आइज। आई बैंक क्या करता है, आई को कलेक्ट करता है, उसके बाद इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट क्यों करेगा, उसमें से देखिएगा कौन सी सबसे अच्छी आई, कौन सी कम अच्छी आई। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी में फिट कर देंगे। ठीक है, उसमें प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। ऑल आइज डोनेटेड आर इवेल्युएटेड यूजिंग स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट किया जाएगा। Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education। उसमें से जो आइज सबसे बेकार निकलेगी, वो ज़्यादा काम की नहीं है, तो उसको मेडिकल में दे दिया जाएगा कि आप बच्चे जो हैं वो रिसर्च करें, इस पर कुछ नई खोज करें आइज पर। द आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड द रेसिपिएंट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, आइज किसने डोनेट किया है और आइज किसने पाया है, उसकी जो पूरा फाइल है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। पता नहीं चल पाएगा कि आपको किसकी आई लगी हुई है, किस धर्म की, किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, किस सेक्स का, ये सब पूरा कॉन्फिडेंशियल रहता है। 1 पेयर ऑफ आइज गिव्स विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल।
अगर हमें 2 आईज मिल रही है, मतलब 1 पेयर ऑफ आई मिल रहा है, तो वो कितने को कर सकता है? 4 ब्लाइंड पीपल हैं कॉर्नियल की वजह से, ठीक है। 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल मतलब 8 आंखें सही करता है। यदि हमें 2 सही आंखें मिल सकती हैं, ये 2 हमें सही आंख मिल जाएं, तो वो 4 पर्सन मतलब टोटल 8 आइज को कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल जो हैं उनकी ज़िंदगी में लाइट ला सकता है। कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल मतलब जिनके पास कॉर्निया नहीं है, ठीक है। आगे चला जाए। अब आज का अपना पहला टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो तुमको बताए, इसके बारे में सोचना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रिफ्रैक्ट होती है। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो है जब वो एयर से, हमारी लाइट की रे एयर से ग्लास में जा रही है, तो वो है इंसिडेंट रे। और जब ग्लास से एयर की तरफ लाइट रे निकल रही है, तो उसको इमर्जेंट रे बोल रहे हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो क्या है, आपस में पैरेलल है। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली, तो वो डिस्प्लेस तो होगी ही। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। अब सवाल उठता है, जो ट्रांसपेरेंट प्रिज्म होता है उसमें लाइट किस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है। कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। तो भाई साहब जो प्रिज्म होता है हमारे पास, तो प्रिज्म है, प्रिज्म को यदि हम देखते हैं, देखो प्रिज्म में तुमको दिख रहा है, प्रिज्म में देख रहे हैं हम, तो 2 ट्रायंगुलर सरफेस हैं, एक इधर तुमको दिख रही होगी, एक इधर। 2 ट्रायंगुलर सरफेस हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस हैं, ठीक है। तो प्रिज्म में कितनी साइड्स होती हैं, तो टोटल कितने मतलब हमारे शेप होते हैं, तो टोटल सरफेस हमारे 5 हैं, 2 ट्रायंगुलर है और 3 हमारे रेक्टेंगुलर हैं। दीज सरफेसेस आर इनक्लाइंड टू ईच अदर, और ये जितनी 5 सरफेस हैं ये एक दूसरे से इनक्लाइंड है, एक दूसरे पर टिकी हुई है। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल सरफेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। किसी भी 2 लेटरल फेस को ले लो जो एक दूसरे पर लगी हुई हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism. अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से, इसको करेंगे भी हम लोग संडे को, कि किस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म तुम देख लिए हो, 2 सरफेस इसका ट्रायंगल है और 3 इसके रेक्टेंगुलर सरफेस है। देखो एक तुमको ये रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, एक तुमको ये दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर सरफेस दिख रहा होगा। एक्टिविटी 10.1, फिक्स अ सीट ऑफ व्हाइट पेपर। जिस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम लोगों ने एक्टिविटी किया था और पिन वगैरह लगाया था, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। फिक्स अ सीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। कह रहे हैं कि एक शीट को इस तरीके से लगाओ और उसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। Place a glass prism on it in such a way that it rests on its triangular base. ट्रायंगुलर बेस, बहुत ध्यान से देखना। हमको ग्लास प्रिज्म को इस सीट पर इस तरीके से रखना है कि वो किस पर रेस्ट करे, ट्रायंगुलर सरफेस, मतलब इसको ऐसे रखना है कि ट्रायंगुलर हमारा किस पे रहे, बेस पर रहे। और उसके बाद क्या करना है, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल। तो हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेस होगा। यदि हम प्रिज्म को ट्रायंगुलर बेस पर रखेंगे, तो यदि उसको हम ट्रेस करेंगे, उस पर एक पेंसिल उसके चारों ओर घुमाएंगे, तो इस तरीके से हमको सरफेस दिखाई देगा। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइंड टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हम क्या करेंगे, PE रेज यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। ड्रॉ से AB ऑफ द प्रिज्म, ये AB साइड है अपनी, ये AB साइड, यहाँ पे आ जाओ सीधे फिगर में देखो। तो क्या कर रहे हैं, ये PE
जो है ये अपनी इंसिडेंट रे है। तो ये क्या हो रही है, ये इस सरफेस ए बी पर इंसिडेंट हो रही, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद ये तुम्हारी है रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली ई एफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। और फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म से एयर में निकलने वाली जो रे है एफ एस, ये तुम्हारी इमर्जेंट रे हो जाएगी। तो इसमें एक्टिविटी में यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले बहुत ध्यान समझो एक्टिविटी में करेंगे क्या, पीई एक लाइन खींचेंगे, इस पर पी और क्यू क्या करेंगे, पिन लगा देंगे। उसके बाद हमारी आइज इधर आएगी, इधर से इस सरफेस से हम देखेंगे और दो पिन आइडेंटिकली लगाएंगे आर एस, इस तरीके से कि वो पी क्यू की लाइन में आएंगी। पी क्यू जो लाइन है इधर से हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये आर एस, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। बात को समझे, जिस तरीके से ग्लास प्रिज्म में भैया ऐसे लगाए थे ना, इधर दो पिन लगाए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इधर से जब हम लोग देख रहे थे, दूसरी तरफ से देख रहे थे आइज लगा करके, तो रे कुछ ऐसे निकल रही थी, दूसरी पिन हमारी यहाँ पर लगी थी, था ना ऐसा। उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पर हम दो जब पिन लगाएंगे और दूसरी तरफ से देखेंगे तो इसके सामने इस तरीके से हमारा आर एस एफ एस जो रे है वो दिखाई देगी। उसके बाद कह रहे हैं ग्लास प्रिज्म को हटाओ और लाइन बनाना शुरू करो, पी और क्यू जो पिन लगाए उसको हटा करके यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दो। उसके बाद ये वाली लाइन इस तरीके से, आर एस वाली लाइन इस तरीके से खींच दो, बीच में रिफ्रैक्टेड रे बना दो, नॉर्मल रे बना दो, बस हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग ये जाने कि किस तरीके से ग्लास प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। इसमें देखो पीई जो है वो इंसिडेंट रे है, पीई इंसिडेंट रे, ई एफ जो प्रिज्म के अंदर हो रहा है वो ई एफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, एफ एस जो है प्रिज्म से जो बाहर रे निकाल रहे हैं उसको इमर्जेंट रे बोल रहे हैं। एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, क्योंकि दो लेटरल सरफेस के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंगल मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। बात को समझ रहे हो, एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब होता है एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। एक और है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी, ये वाला एंगल, ये वाला कब हमको मिलेगा, तो जो हमारी इंसिडेंट रे है उसको हम आगे बढ़ा दें, प्रिज्म को हटा करके आगे बढ़ा दें, ठीक है। और इमर्जेंट जो रे है, इमर्जेंट रे है उसको पीछे की तरफ बढ़ा दें, इमर्जेंट रे है उसको पीछे की तरफ बढ़ा दें। तो जो एंगल इन दो रे के बीच में बनेगा, ठीक है, एक एंगल जो हमारे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। Here P is the incident ray, EF is the refracted ray and Fs is the emergent ray. You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. The light ray on refraction has bent towards the normal. तो कह रहे हैं जब हमारी लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, एयर से ग्लास की तरफ जा रही है। फर्स्ट केस में जब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे में चेंज हो रहा है तो वहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी रे क्या हो रही, नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है। एट द सेकेंड सरफेस AC, द लाइट रे हैज इंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, हेंस इट हैज बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल की तरफ रे हमारी मुड़ जाएगी।
लेकिन डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी हमारी रे। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। तो एंगल को यदि नापोगे तो उसमें तुम्हें जब संडे को हम लोग करेंगे तब कंपैरिजन करेंगे कि वो सेम आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमरजेंस, इन सब में क्या रिलेशन है, तो ये सब देखेंगे। इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स इन अ ग्लास स्लैब। क्या ये ग्लास स्लैब में जिस तरीके से बेंडिंग हुई थी, जिस तरीके से उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस आया था, क्या उसी तरीके से कुछ है या फिर डिफरेंट है? तो दोनों का देखेंगे। ग्लास स्लैब तुम्हारे पास है इस समय, ठीक है, तो ग्लास स्लैब का तुम कर लेना खुद से कि जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस आ रहा है वो सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है। तो इसे हमको बताना करके द पेक्यूलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन तुमको भी समझाए कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इंसिडेंट रे को आगे की तरफ, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या ही दिक्कत है? इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर। कह रहे हैं कि अब जो हम लोग अभी एक्टिविटी किए उसमें एंगल डी को मेजर करो और देखो क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये सब करेंगे हम लोग। एक भी चीज़ जो है जिसको हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल, जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो इसको करेंगे, इसके पहले ग्लास स्लैब वाला कर लेना, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्या एंगल में क्या सिमिलैरिटी है, ये सब बताना सामने। अब आज के अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाई अ ग्लास प्रिज्म। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको क्यों इंटरेस्टिंग सा है? क्योंकि इसको भी हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे संडे। यू मस्ट हैव, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन मतलब दूर भाग रही है लाइट, कन्वर्जन मतलब एक जगह फोकस जो हो रही है, डिस्पर्जन मतलब भाग रही है। कहते हैं ना असेंबली डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब अपने अपने क्लास में चलो, अपने अपने घर निकलो, अब यहाँ पर असेंबल ना हो। तो इसमें देख रहे हैं कि व्हाइट लाइट डिस्पर्जन हो रही किसके थ्रू? ग्लास प्रिज्म की वजह से। You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow। क्या रहा रेनबो में डिफरेंट कलर्स देखे होंगे। How could the white light of a sun gives us various colors of the rainbow। कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि रेनबो को इतने सारे कलर मिल जाते हैं, बहुत ही शानदार कलर मिल जाते हैं, कुल मिलाकर के 7 कलर। Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism। कह रहे हैं कि इसको समझने से पहले, रेनबो को समझने से पहले, सबसे पहले हम वापस से अपनी एक्टिविटी पर लौटते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। The inclined refracting surface of a glass prism so exciting phenomena। Let us find it out through an activity। कह रहे हैं जो ग्लास प्रिज्म का सरफेस होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसमें देखते हैं क्या है। Take a thick sheet of cardboard and make a small hole or narrow slit in its middle। क्या है, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लो, थोड़ा सा मोटा रहे, थिक शीट रहे, और उसके बीच में क्या करो, थोड़ा सा होल कर दो। उससे क्या होगा, सन की लाइट जो है वो एक छोटे से होल से आती हुई दिखाई देगी। नहीं तो ऐसे लाइट बहुत सारी है सन की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, मोटा कार्डबोर्ड लेंगे और बीच में उस पर छेद कर देंगे। Allow sunlight to fall on the narrow slit। This gives a narrow beam of white light। अब जब उस कार्डबोर्ड पर सन की लाइट पड़ेगी तो उसी छोटे से छेद से वो सन की रेज हमारे पास आएगी। Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its faces as shown in figure 10.5। कह रहे हैं जिस तरीके से 10.5 में शो किया गया फिगर में, उसी तरीके से हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड पर एक छेद करना है, छेद से सन की लाइट आएगी और हमको उसके सामने ग्लास प्रिज्म को अरेंज करना है ऐसे कि उसकी लाइट हमारे ग्लास प्रिज्म पर पड़े। टर्न द प्रिज्म स्लोली until the light that comes out of it appears on a nearby screen। और उसके बाद हमको प्रिज्म को थोड़ा बहुत इधर उधर रोटेट करना है, मूव करना है, जिससे कि उससे निकलने वाली इमेज हमारी स्क्रीन पर फॉर्म होने लगे। What do you observe?
अब तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो बताना है। यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स। तुम देखोगे जो व्हाइट लाइट आ रही है वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो जा रही है, डिस्पर्स हो रहा है, जा रही है। बहुत सारे तुमको 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं उस व्हाइट लाइट के। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। हम तो वेट कर रहे हैं भाई साहब संडे का, कि संडे कब आए, कब तुम इसको करो। इस तरीके के देखो, ये हमारी वाइट लाइट बीम आ रही है, यहाँ कहीं कार्डबोर्ड रखे होंगे, उससे ये लाइट निकल करके आ रही है। उसके बाद जैसे ही लाइट की रे इस प्रिज्म पर पड़ी, इतने सारे कलर मज़ेदार मज़ेदार दिख रहे हैं। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर। कह रहे हैं ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि प्रिज्म ने इंसिडेंट वाइट लाइट की रे को अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स कर दिया गया है। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड। टू एंड्स पर आर और वी, वी फॉर वायलेट, आर फॉर रेड। What is the sequence of colors that you see on the screen? कह रहे हैं सीक्वेंस क्या है? The various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. कह रहे हैं कुल मिलाकर के 7 कलर तुमको दिख रहे होंगे और उनका जो कहते हैं सीक्वेंस है वो इस तरीके से है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है, द एक्रोनीम विबग्योर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर। विबग्योर, VIBGYOR। V फॉर वायलेट, E फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो इतने कलर्स में हमारा व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है। The band of the colored components of a light beam is called its spectrum. ये जो 7 पार्ट्स में हमारी लाइट डिवाइड हो गई है, इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत ध्यान से समझो भाई स्पेक्ट्रम को। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम, एक वाइट लाइट चेंज हो जा रही है 7 कलर्स में, इसी को क्या कह रहे हैं? स्पेक्ट्रम। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली। ठीक है, पूरे 7 कलर्स को सेपरेटली नहीं देख पाओगे। क्यों? यट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। लेकिन कुछ हमें उसमें, ठीक है, मेनली हमें ज़्यादा जो वायलेट दिखाई देता है और शायद रेड दिखाई देता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, पूरी जो विबग्योर का सीक्वेंस है वो कम दिखाई देता है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और इसी को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डिस्पर्जन कहते हैं, जब हमारी वाइट लाइट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कलर में चेंज हो जाती है। आगे चलो भाई साहब, आगे और भी मज़ेदार चीज़ है। यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म। व्हाई डू वी गेट दीज कलर्स? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स with respect to the incident ray as they pass through a prism. The red light bends the least while the violet the most. Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we see in a spectrum. कह रहे हैं इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाइट लाइट डिस्पर्स होकर के 7 बैंड ऑफ कलर्स में डिस्पर्स हो रही, 7 बैंड ऑफ कलर्स में दिख रहा है। और उसमें वायलेट जो है वो सबसे ज़्यादा, उसका क्या हो रहा है? उसका एंगल चेंज हो रहा है, और सबसे कम रेड का हो रहा है। और इसी तरीके से इनका फॉर्मेशन है, इसी तरीके से इनका सीक्वेंस है कि पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर तुम्हारा ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, समझ रहे हो? द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट्स द मोस्ट। वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है, लेकिन रेड हमारा सबसे कम हो रहा है। और ये लाइट रे जो हैं ये अलग अलग पाथ से इमर्ज हो रही हैं। इमर्जेंट रे निकल रही है ना, तो अलग अलग पाथ से इमर्ज हो रही हैं। इस वजह से इनको डिस्टिंक्टिवली हम देख पाते हैं, इनको समझ पाते हैं कि अलग अलग कलर हैं। आगे चलो भाई, इसाक न्यूटन आते हैं। इसाक नहीं, आइजैक न्यूटन शायद बोलते हैं। यस, नाम नहीं खराब करना भाई। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सबसे पहली बार का इस्तेमाल जिस बंदे ने किया था उसका नाम है आइजैक न्यूटन।
He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. भाई साहब साइंटिस्ट लोग बड़े खुरापाती होते हैं, ठीक है, किसी भी रिजल्ट पर वो रुकते नहीं हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से क्या कराया, डिस्पर्स कराया, 7 उसका बैंड ऑफ कलर्स निकल के आया, उसके आगे फिर से इन्होंने प्रिज्म लगा दिया, सोचा कि देखें क्या होता है। However, he could not get any more colors. वो सोचे कि हो सकता है हम दूसरा प्रिज्म लगाएं तो और कलर्स हमको दिखाई दें, लेकिन वो और कलर्स वो नहीं पाए। He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in figure 10.6. This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. ठीक है, इन्होंने क्या किया, 2 ग्लास प्रिज्म लिया, एक ग्लास प्रिज्म पर व्हाइट लाइट को पास कराया इस कार्डबोर्ड से, यहाँ पर बीच में होल है, तो ये देख रहे हैं कि ये रेड और ये वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हो रही है, रेड सबसे कम। उसके बाद दोबारा इन्होंने प्रिज्म 2 लगा दिया, फिर क्या देख रहे हैं कि अब इमर्जेंट रे जो निकल रही है वो वाइट लाइट निकल रही है, ठीक है, मतलब एक प्रिज्म लगाए तो वाइट लाइट चेंज हो गई 7 बैंड ऑफ कलर्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा वायलेट बेंड हो रहा है और रेड सबसे कम हो रहा है। लेकिन जब दूसरा प्रिज्म उसके आइडेंटिकली लगा दिए और वो भी इन्वर्टेड फॉर्म में, तो सब की सब रेज क्या हो गई, वाइट लाइट में समाहित हो गई। इससे आइजैक न्यूटन एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पहुंचते हैं कि सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर के बनी है। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम similar to that of sunlight is often referred to as white light. हम हर उस लाइट को वाइट लाइट बोल देंगे जो कि डिस्पर्स होकर के सन की तरीके से स्पेक्ट्रम दे, बैंड ऑफ कलर दे, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाए, तो हम हर उस लाइट को वाइट लाइट बोल देंगे। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. हमें रेनबो दिखाई देता है, रेनबो देखे होंगे जब भी बारिश होती है उसके बाद, ठीक है, तो हमारा जो रेनबो है ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर कौन सा ग्लास प्रिज्म लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई ग्लास प्रिज्म नहीं, यहाँ पर एक नेचुरल प्रिज्म लगा हुआ है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। भाई बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनसे जो हमारी वाइट लाइट आ रही है सन की, उससे डिस्पर्स होकर के स्पेक्ट्रम बनाता है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। सन की डायरेक्शन के अपोजिट ही हमारा रेनबो बनता है, ये तुम देखिए होगे। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। तो इसमें भी वैसा ही प्रोसेस है कि इंसिडेंट रे हमारे उस वाटर ड्रॉपलेट्स पे पहुंचेगी, उसके बाद अंदर क्या होगा, उसका अंदर रिफ्रैक्शन होगा, फिर इमर्जेंट रे निकलेगी, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। कह रहे हैं लाइट का जो डिस्पर्जन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म के अंदर हो रहा है या फिर उस वाटर ड्रॉप के बीच में हो रहा है, तो इस सब को देख करके जो ऑब्जर्वर रहता है वो अलग अलग कलर्स को देख पाता है, रेनबो को सही तरीके से देख पाता है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। ठीक है, तुम्हारे पीछे सन है और तुम्हारे आगे क्या है, एक फाउंटेन है, फव्वारा लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बारिश के समय में ही हम रेनबो देख सकते हैं, तुम किसी वाटरफॉल पर हो तब पर भी अगर सन तुम्हारे पीछे है तो तुम रेनबो देख सकते हो। ठीक है, तो इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे संडे को कि किस तरीके से हम लोग अपना वाटरफॉल देख सकते हैं, अपना रेनबो देख सकते हैं। ठीक है, बरसात का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये रहा टॉपिक, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारा काम क्या रहेगा, आ जाते हैं उस पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जितना पढ़ा दिया है इसकी कंप्लीट अच्छी से रीडिंग कर लेना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लेना।
कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए तो उनको अंडरलाइन किए रहना, पूछ लेना शाम को, प्लस जो इंटरेस्ट क्वेश्चन है उनको करने, ठीक है। तो इतने सारे काम रहेंगे। जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसका प्रैक्टिकल करना है, ज्योग्राफी का, मैथ्स का, बहुत सारे काम है, ठीक है। तो सब कुछ कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।